हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ये पॉलिटिकल लेक्चर है, इसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट एक बहुत ही बड़ा पॉलिटी में अगर हम देखेंगे बड़ा एक चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बड़ा चैप्टर क्यों है आपको समझ आया होगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसके काम भी बहुत सारे हैं, उसकी फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि हमारी कंट्री का, हमारे मुल्क का जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो पार्लियामेंट ही है, राइट। तो ये जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाऊंगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और हम ये जो पार्लियामेंट है इस पर फिर बाकी बहुत सारे एमसीक्यूज भी करेंगे। पार्लियामेंट जो है ये देखो, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। देखो, आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन है? 3 ऑर्गन। पहला ऑर्गन हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव। क्या है? पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव। ये जो लेजिस्लेचर वाला ऑर्गन है ये क्या काम करता है? ये लॉ मेकिंग का काम करता है, लॉ बनाने का काम, कानून बनाने का काम करता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, राइट। जो दूसरा ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव। ये क्या काम करता है? जो लॉ बनता है ना, उसी को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। दूसरा ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ बनता है मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। तीसरा जो ऑर्गन है हमारी जो गवर्नमेंट का, तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी क्या काम करती है? ये उन दो ऑर्गन्स पे नज़र रखती है, जो लॉ बनता है क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है। जुडिशरी देखती है अगर किसी दो के बिटवीन लड़ाई हुई है उसको सॉल्व करती है। ये देखती है कि अगर लॉ बना क्या ये हमारे सिटीजन्स के लिए सही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर निकाला क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, तो ये जुडिशरी देखती है, तीसरा ऑर्गन है। तो ये 3 ऑर्गन जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के। और जो पार्लियामेंट है हमारा, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, आप गूगल पे सर्च करके इसकी बिल्डिंग भी देख लेना और आप सोचना कि आप एंटर कर रहे हो पार्लियामेंट में। ऐसे आप पढ़ेंगे हम। आप ये सोचो कि आप पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, अब आपको अंदर जाना है एज अ पार्लियामेंट मेंबर, ठीक है। वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वहाँ पे आप स्पीकर से भी मिलेंगे, वहाँ पे बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी मिलेंगे। ऐसे आप विजुअलाइज करो। ये जो पार्लियामेंट है ना, ये कौन सा ऑर्गन है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लॉ बनता है, जहाँ पे सारे लॉज बनते हैं। तो जो पार्लियामेंट है, सबसे पहली बात ये है, ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वहाँ पे लॉ बनता है। द अदर 2 और द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो बाकी 2 ऑर्गन्स हैं वो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 2 बाकी ऑर्गन्स है, राइट। तो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि सारे लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं। एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिव्स पाइवटल पोजीशन टू द पार्लियामेंट इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन इसलिए है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, जो इंडिया में गवर्नमेंट है, वो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहता है पार्लियामेंट। अगर हम ऑर्गन्स की बात करेंगे, पार्लियामेंट रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है, काम करता है। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के लिए होती है। एक डेमोक्रेसी तब एफिशिएंट रहेगी जब उसका पार्लियामेंट एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ना ही सिर्फ वहाँ पे लॉ बनते हैं, वहाँ पे जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमारी कंट्री की जो भी सिचुएशन होती है वो डिस्कस की जाती है वहाँ पे। ना ही सिर्फ रूलिंग पार्टी बट अपोजिशन पार्टी भी डिस्कस करती है, वहाँ पे इश्यूज़ उठाए जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, वहाँ पे आंसर्स दिए जाते हैं, वहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे लॉज भी पास किए जाते हैं। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज लानी है, वो चेंज भी हम कहाँ पे लाते हैं? पार्लियामेंट में ही वो बिल भी पास की जाती है। बात समझ आ रही है? शाबाश।
ये जो पार्लियामेंट है ये लोगों को मदद करता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं ना, सारे लोग जो भी 18 ईयर्स अबोव के होते हैं वो वोट डालते हैं ना, वोटिंग राइट होता है हर एक के पास। तो वोट जब हम डालते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के कहाँ जाते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट मेंबर्स बन जाते हैं और वही फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, उनको जो है बहुत सारी अथॉरिटी होती है, पावर होता है, उनके पास फंड्स आते हैं, तो उनको अकाउंटेबल ठहराना जो है वो भी ठहराया जाता है पार्लियामेंट में। कैसे? पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, अपोजिशन उनको पूछता है अगर आपके पास ये फंड्स आए आपने क्या किया, अगर आपने के पास उतने फंड्स आए आपने कौन सा काम किया, तो उनको अकाउंटेबल भी ठहराया जाता है, उनको आंसर देना पड़ता है। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्लियामेंट का होना। Law making is but one of the functions of the legislature. It is the center of all democratic political processes. अब लॉ मेकिंग जो आपने देखा ये भी तो फंक्शन है पार्लियामेंट की, लेकिन ये एक फंक्शन है। पार्लियामेंट की सिर्फ फंक्शन लॉ मेकिंग ही नहीं है, पार्लियामेंट बाकी काम भी करता है। वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन डिबेट्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हम ला सकते हैं, लेकिन लॉ मेकिंग का काम मेन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। Legislature is the most representative of all organs of government. The sheer presence of members of diverse social backgrounds make the legislature more representative and potentially more responsive to people's expectations. देखो बाकी जो organs होते हैं गवर्नमेंट के वो भी representative होते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है ना, जो लेजिस्लेचर हम उसको बोलेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर भी हम बोलेंगे क्योंकि लॉ बनता है ना लेजिस्लेचर में, जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वहाँ के पे जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं ना वो बहुत डिफरेंट इलाकों से आए होते हैं। आप देखोगे ट्राइबल एरिया से भी पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, आप देखो गुजर कम्युनिटी से भी, बकरवाल कम्युनिटी से भी, ओबीसी से भी, SC ST मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे विमेन होती है बहुत सारी पार्लियामेंट मेंबर्स, वहाँ पे सिख रिलीजन के पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, हिंदूज़ होते हैं, डाइवर्सिटी, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी होती है पार्लियामेंट में, राइट। वहाँ पे यंग पीपल होते हैं, वहाँ पे ओल्ड एज्ड होते हैं, वहाँ पे मिडल एज्ड होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है पार्लियामेंट में। यहाँ तक समझ आ गया? अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस वाले चैप्टर में किस वाले पार्ट में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, और पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में डील होता है इसी के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिख के है पार्लियामेंट के बारे में? आर्टिकल 79 से लेके 122 तक, और पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से लेके 122 तक डील होता है पार्लियामेंट के साथ। इन आर्टिकल्स में लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, ऑफिसर्स कैसी होनी चाहिए, प्रोसीजर्स कैसे होने चाहिए, प्रिविलेजेस, पावर्स, जितने भी पार्लियामेंट की चीज़ें हैं ये सारी लिखी गई है आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्ट 5 में। आर्टिकल 79 हमें बताता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी रेस्पेक्टिवली नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। देखो सबसे पहले आप समझोगे आर्टिकल 79 को। आर्टिकल 79 हमें बताता है कि पार्लियामेंट होना चाहिए यूनियन के लिए, और वो पार्लियामेंट में क्या क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ, याद रख लेना, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। तो दैट मीन्स पार्लियामेंट किस चीज़ का बना होता है? पार्लियामेंट किसका बना होता है? पार्लियामेंट बना होता है 2 हाउसेज का और प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं? 2 हाउसेज होते हैं, और कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो 2 हाउसेज प्लस प्रेसिडेंट पूरा क्या कहलाता है? पार्लियामेंट। और 2 हाउसेज में आप देखोगे हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोअर हाउस, लोकसभा हम जिसको बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इट कंसिस्ट्स, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 कहलाते हैं पार्लियामेंट, राइट। तो आर्टिकल 79 हमें ये बताता है, याद रहा? शाबाश। आर्टिकल 80 की अगर हम बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 80 हमें बताता है राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में कि राज्यसभा में कौन कौन होना चाहिए, ये हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। और 81 हमें बताता है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, राइट। जो लोकसभा है उसकी कंपोजिशन के बारे में हमें आर्टिकल 81 बताता है।
आर्टिकल 82 हमें बताता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस सेटिंग अप ऑफ डिलिमिटेशन। तो जब भी क्या होता है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है, तो डिलिमिटेशन होती है कुछ कुछ साल के बाद। तो उसके बाद जो ही डिलिमिटेशन होती है ना, तो डिलिमिटेशन कमीशन हमें बताता है कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो गई है तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्रीज करनी है, नहीं करनी है, सीट्स बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। तो इसके साथ आर्टिकल 82 डील करता है। तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 82 डील करता है किसके साथ? डिलिमिटेशन रीएडजस्टमेंट जो होती है ना आफ्टर ईच सेंसस के बाद जो रीएडजस्टमेंट होती है उसके साथ आर्टिकल 82 डील करता है। ये आप याद रख लेना। और आर्टिकल 79 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बताता है कि पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रहा इतना याद रहा। आर्टिकल 79 to 122 डील करता है पार्लियामेंट के साथ, और ये पार्ट 5 में आता है। राइट, यहाँ तक याद रहा है, शाबाश। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे, पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ द पीपल। दैट मीन्स पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है राज्यसभा, और तीसरा पार्ट होता है लोकसभा। राइट, 3 पार्ट्स होते हैं। President, although integral part of parliament but not a member of either house of parliament, the president does not sit in parliament. प्रेसिडेंट जो होता है, अब मैंने आपको क्या बताया, प्रेसिडेंट एक पार्ट है ना पार्लियामेंट का, लेकिन ये मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट का। ऑल्दो ये इंटीग्रल पार्ट होता है, लेकिन ये मेंबर नहीं होता है पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, और ये पार्लियामेंट में बैठता भी नहीं है। प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द पार्ट इज प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट का एक पार्ट है प्रेसिडेंट, लेकिन ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट में बैठता है। याद, ठीक। तो ये क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर प्रेसिडेंट नहीं बैठता है वहाँ पे, अगर ये मेंबर भी नहीं है, तो पार्ट कैसे है? क्योंकि जो भी बिल पास होती है, जो भी लॉ पास होता है, वो तब लॉ बनेगा, वो तब एक्ट बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट को माना जाता है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राइट, ये हम आगे पढ़ेंगे। 1954 में क्या हुआ? हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर एडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली। पहले क्या होता था, हम इनको बोलते थे इन्हीं नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, फिर 1954 में क्या हुआ? हिंदी नेम्स हमने अडॉप्ट किए, राज्यसभा और लोकसभा हिंदी नाम है जो कि हमने अडॉप्ट किए 1954 में। द लोकसभा इज द लोअर हाउस। लोकसभा क्या है? ये लोअर हाउस है। फर्स्ट चैम्बर पॉपुलर हाउस रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। जो लोअर हाउस है ना, लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? याद रख लेना, ये रिप्रेजेंट करता है लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल ये रिप्रेजेंट करता है। द राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस होता है। सेकंड चेंबर होता है, हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। जो राज्यसभा है ना, इसको हम अपर हाउस, ये अपर हाउस होता है, और सेकंड हाउस होता है पार्लियामेंट का। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, इंडियन यूनियन के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। जितनी भी स्टेट्स है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ से मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। राइट, लोकसभा रिप्रेजेंट किनको करता है? पीपल ऑफ इंडिया को। अनलाइक ब्रिटेन एंड इंडिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इंडिया और ब्रिटिश में प्रेसिडेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, लेकिन अमेरिका को जो प्रेसिडेंट है ना, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है लेजिस्लेचर का, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है पार्लियामेंट का। कौन सा प्रेसिडेंट? अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो नहीं होता है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है या ब्रिटिश का प्रेसिडेंट होता है वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है। याद रहा? The president performs the following functions relating to parliament. प्रेसिडेंट इसलिए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जाता है, मैंने आपको बोला कि जो भी लॉ पास होता है वो तब एक्ट बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होगा। और प्रेसिडेंट डिफरेंट फंक्शंस होती हैं इसके पार्लियामेंट के रिलेटेड, जैसे समन बोथ हाउसेस, ये बुलाता है दोनों हाउसेस को। कौन बुलाता है? यही बुलाता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि आप आ जाओ, आप सिटिंग करो।
प्रोग इज द बोथ हाउसेस, ये दोनों हाउसेस को प्रोग भी कर सकता है कि अब इस सेशन को हम ख़त्म करेंगे। एड्रेस भी करता है यही हाउसेस को, जब नया पार्लियामेंट आता है, नई गवर्नमेंट आती है, उनको एड्रेस करता है। जब बजट सेशन होता है उस टाइम भी एड्रेस करता है। जब नए साल का पहला सेशन होता है उस टाइम भी एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये डिसॉल्व भी करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अगर प्रेसिडेंट को कैबिनेट बताएगी क्या हमें क्या करना है, डिसॉल्व करो आप इसको पार्लियामेंट को, तो ये करेगा। लोकसभा को अगर डिसॉल्व करने के लिए बोलेगा तो वो करेगा। इश्यूज ऑर्डिनेंसेस व्हेन हाउसेस आर नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो लॉ की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम लॉ कौन इशू करता है? ऑर्डिनेंस हम उसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट इशू करता है। तो इसलिए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट समन करता है, हाउस को बुलाता है, प्रोग करता है, ख़त्म करता है, सेशन को एड्रेस करता है, दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है, डिसॉल्व करता है लोकसभा को। जब उसको कैबिनेट बोलेगा कि लोकसभा को डिसॉल्व करो तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। और प्रेसिडेंट इशू करता है ऑर्डिनेंसेस, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा और हमें इमरजेंसी लॉ की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। बात समझ में आ गई? तो अब आपको ध्यान में आ गया कि क्यों है प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। In this aspect, the Indian Constitution follows the British पैटर्न रादर देन अमेरिकन पैटर्न। तो इस हिसाब से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये वाला पार्लियामेंट्री जो काम है ये फॉलो करता है ब्रिटिश पैटर्न को, ना कि अमेरिकन पैटर्न को। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि यूके हम बात करें ब्रिटिश की, और जो अमेरिका है यूएसए, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए हमारा जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा मिलता नहीं है अमेरिका के साथ। राइट, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई? शाबाश। हम डिफरेंस देखेंगे अमेरिकन पैटर्न, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा इसलिए मिलता है ब्रिटेन के साथ क्योंकि बरतानिया का हुकूमत थी यहाँ पे। तो यहाँ के जो इंडियंस हैं ना वो ज़्यादा फेमिलियर थे विद ब्रिटिश पैटर्न, उनको लगा सही यही है, यही रखना सही है। तो देखो डिफरेंस हम देखेंगे। अमेरिकन पैटर्न में क्या होता है, लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। वहाँ के लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोला जाता है, वहाँ के पार्लियामेंट को, अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। वहाँ का जो अपर हाउस होता है ना उसको सीनेट बोलते हैं, और लोअर हाउस को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोला जाता है। तो पार्लियामेंट में वहाँ पे 2 ही हाउसेस होते हैं बस, और कोई नहीं, प्रेसिडेंट नहीं होता है पार्ट। कहाँ पे? अमेरिका में। राइट। लेकिन अगर हम ब्रिटिश पैटर्न की बात करेंगे, पार्लियामेंट में होते हैं सबसे पहले ब्रिटेन में क्राउन, किंग या क्वीन, ठीक है। लेकिन इंडिया में कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन ब्रिटेन में होता है किंग या क्वीन होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। और ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे राज्यसभा है, और हाउस ऑफ कॉमन जैसे यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश पैटर्न में 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन अमेरिका में 2 ही पार्ट्स होते हैं क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होता है पार्लियामेंट का। पहला पॉइंट समझ आया? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेज स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो बोलती है कि सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे ज़्यादा है। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, उसको कोई काम नहीं है पार्लियामेंट में। तो वहाँ पे जो अमेरिका में है क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब अगर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है लेकिन फिर भी वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। राइट। तो अमेरिका में क्या है? सबसे पहली बात, वहाँ पे पार्लियामेंट के 2 ही पार्ट्स हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश पैटर्न की बात करेंगे, वहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, किंग और क्वीन, या यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट है, और अपर हाउस और लोअर हाउस। और यहाँ पे जो ब्रिटिश पैटर्न है वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस और कॉपरेशन पे ध्यान दिया जाता है ज़्यादा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस। और वहाँ का अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है, वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। यहाँ पे इंडिया में और ब्रिटेन में क्या होता है? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, और सेम ब्रिटेन में भी जो किंग और क्वीन होती है ना, क्राउन जो भी होता है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन पैटर्न एंड द ब्रिटिश पैटर्न। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राइट। तो आर्टिकल 80 हमें बताता है किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोली गई कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कितने होने चाहिए राज्यसभा में?
250 मेंबर्स, उसमें 238 मेंबर्स आते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कितने मेंबर्स को? 12 मेंबर्स को। बाकी जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर्स। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी गई है 250 और नॉमिनेट कितने होते हैं? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। और कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट। प्रेजेंट अगर हम सिचुएशन की बात करेंगे, देखो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं, तो 4th शेड्यूल आपको याद रखना है। 4th शेड्यूल जो होता है ना, वो हमें बताता है कि डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कैसे एलोकेट करनी है सीट्स, कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे राज्यसभा में। ये कौन हमें बताता है? 4th शेड्यूल में। देखिए 4th शेड्यूल इसके साथ डील करता है कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे राज्यसभा में, राइट। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे, हमारे राज्यसभा में टोटल मेंबर्स इस टाइम है 245 और स्टेट से 229 आए हैं और यूनियन टेरिटरी से 4 आए हैं और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ने। तो अगर हम अभी की बात करेंगे, 245 है हमारे पास मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 229 स्टेट से इलेक्ट होके आए हैं, 4 यूनियन टेरिटरी से आए हैं और 12 को नॉमिनेट किया है किसने? प्रेसिडेंट ने। शाबाश। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर एक स्टेट की असेंबली होती है। जैसे पंजाब की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राजस्थान की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, जो MLAs होते हैं, जो हमारे अपने अपने स्टेट के MLAs होते हैं ना, वही इलेक्ट करते हैं मेंबर्स। किनको? मेंबर्स को, राज्यसभा मेंबर्स को। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जब असेंबली थी, जो हमारे MLAs वहाँ पे होते थे, वो वोट डालते थे, वो इलेक्ट करते थे कुछ मेंबर्स को। तो वो मेंबर्स क्या बनते थे? वो राज्यसभा के मेंबर जाते थे हमारी JK से। हमारे JK से जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट हमें करते थे ना, उनको कौन इलेक्ट करता था? यहाँ के MLAs इलेक्ट करते थे। जो हर एक स्टेट की असेंबली होती है ना, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं, अपने अपने स्टेट से भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ? राज्यसभा में, राइट। अब इसका इलेक्शन जो है ना, वो कैसे होता है? मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन मेथड से हम अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगी ये नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप याद रखो कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, जो MLAs इलेक्ट करते हैं अपने अपने स्टेट के, तो वो कैसे, उसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज़ होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Proportional representation by means of single transferable vote. The seats are allocated to the states in the Rajya Sabha on the basis of population. किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे सीट्स एलोकेट किए जाते हैं राज्यसभा में। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में हर एक स्टेट से दो मेंबर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे इक्वल मेंबर्स जाते हैं, हर एक स्टेट से दो मेंबर्स ऐसे जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या जाते हैं? ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से ज़्यादा मेंबर जाएंगे, जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से कम मेंबर जाएंगे, राइट। इंडिया डज नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन राज्यसभा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इक्वल मेंबर्स नहीं होते हैं हर एक स्टेट के राज्यसभा में। राज्यसभा में यहाँ पे सबसे ज़्यादा उस स्टेट के मेंबर्स होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। जैसे यूपी की बहुत पॉपुलेशन है, वहाँ के बहुत सारे मेंबर्स जाते हैं राज्यसभा में। गोवा की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे कम जाएंगे, राइट। तो ये डिपेंड करेगा किस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, उसी के बेसिस पे उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है राज्यसभा में। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इन द USA ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। USA में क्या है, हर एक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। हर चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो, चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक स्टेट से इक्वल मेंबर्स जाते हैं किसमें? राज्यसभा में। वहाँ पे राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। कहाँ पे? US में, राइट। यहाँ तक समझ आया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज से कैसे मेंबर जाते हैं?
The representatives of each UT in Rajya Sabha are indirectly elected by members of an electoral college specially constituted for the purpose. यूनियन टेरिटरी जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। वहाँ से अगर मेंबर्स जाएंगे ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और उनको इलेक्ट कौन करता है? यूनियन टेरिटरीज के इनको इलेक्ट कौन करता है? वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और फिर उसी इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट डालते हैं और अपने यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूनियन टेरिटरीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना राज्यसभा में, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? मेंबर्स। कौन मेंबर्स? इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है वहाँ पे इसी पर्पज़ के लिए कि इलेक्शन कराना है, तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। और जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के वो क्या करते हैं? वो वोट करते हैं और वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो फिर राज्यसभा में जाते हैं एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसमें भी जो मेथड होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जो है, यही तीन जो यूनियन टेरिटरीज है ना, इन्हीं 3 यूनियन टेरिटरीज से रिप्रेजेंटेशन जाती है राज्यसभा में। राज्यसभा में सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन होती है, बाकी यूनियन टेरिटरीज से मेंबर्स नहीं होती क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ राज्यसभा मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज जितनी भी इंडिया में है, राइट। तो सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन जाती है राज्यसभा में, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ तक समझ आया? The other 6 UTs have too small populations to have any representation in Rajya Sabha। तो बाकी मैंने बोला ना राज्यसभा में मेंबरशिप जाती है ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, किस जगह की कितनी पॉपुलेशन है। तो यूनियन टेरिटरीज में इसीलिए सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं क्योंकि जो बाकी यूनियन टेरिटरीज है ना उनकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। बात समझ आ गई? इसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स की। अब जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा फ्रॉम पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट किन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा? ये ऐसे लोगों को नॉमिनेट करता है जिनको स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगी। किसमें? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में। जैसे सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा मेंबर, राइट। ऐसे कुछ एक्ट्रेसेस हैं उनको नॉमिनेट किया गया एज अ राज्यसभा मेंबर, राइट। तो ये प्रेसिडेंट करता है 12 लोगों को नॉमिनेट। रैशनल बिहाइंड प्रोविजन, इस प्रोविजन के बिहाइंड क्या मतलब मकसद है? टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सन्स अ प्लेस इन द राज्यसभा विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इसका मकसद ये है कि जिन्होंने किसी फील्ड में बहुत खतरनाक काम किया होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर आपको पता ही है उन्होंने कितना काम किया है क्रिकेट में, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए राज्यसभा में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फंड्स भी होते हैं जो इन फील्ड्स में यूज़ करने होते हैं, तो उनको ज़्यादा सेंस होता है कि कहाँ से क्या करना है। और इलेक्शन प्रोसेस में जाने के बगैर ही उनको नॉमिनेट किया जाता है क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा होती है पर्टिकुलर फील्ड्स की, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। अनलाइक इंडिया, अमेरिकन स्टेट हैज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, लेकिन इंडिया में होते हैं। हम साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका का क्यों पढ़ते हैं? एक तो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से और पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश तो यहाँ पे ये करता था, रूल करता था ऑलमोस्ट 250 ईयर्स, है ना। तो ऐसे ही अमेरिका भी एक बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है और बहुत पुराना उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो अमेरिका का जो अपर हाउस है, सीनेट है, वहाँ पे कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, लेकिन इंडिया का जो अपर हाउस है, राज्यसभा है, यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो नॉमिनेटेड मेंबर्स किस फील्ड से आते हैं। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आता है, 4 फील्ड्स होते हैं टोटल में, आपको याद रखना है 4 फील्ड्स। आप ऐसे भी रख सकते हो लॉस, LASS लॉस, ठीक है। क्यों LASS लॉस? मतलब L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल साइंस, LASS, ठीक है। आपको याद रखना है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किस फील्ड से? 4 फील्ड से। और उस 4 फील्ड को आप कैसे याद रखोगे? लॉस, LASS, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल साइंस। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस की फील्ड से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। और कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई? शाबाश। अब हम देखेंगे कि जो लोअर हाउस है
उसका कंपोजिशन, उसमें कौन कौन होता है। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, इसका कंपोजिशन हमें कौन आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 81 बताता है हमें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो लोकसभा की मैक्सिमम कितने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, 552, ठीक है। अब रिसेंटली एक चेंज लाई गई, हम देते थे हम नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियंस को, 2 एंग्लो इंडियंस को, उनको ख़त्म किया गया, उस नॉमिनेशन को ख़त्म किया गया, उस रिजर्वेशन को, 2 रिजर्वेशन रखी गई थी एंग्लो इंडियंस के लिए, तो उसको ख़त्म किया गया रिसेंटली। तो ये 2 हम हटाते हैं, तो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखी गई है लोकसभा की 550, 550 मेंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 550 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। देखो, स्टेट से 530 मेंबर आते हैं, यूनियन टेरिटरी से 20 आते हैं, किसमें, लोकसभा में। अच्छा, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर को नॉमिनेट करता था, और वो दो मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो पहले ब्रिटिशर्स थे, फिर यहाँ पे ही वो बसे, ठीक है। तो इस रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया, इस नॉमिनेशन को ख़त्म किया गया, अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 530 मेंबर्स आते हैं स्टेट से और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो 550 मैक्सिमम होने चाहिए लोकसभा के मेंबर्स, राइट। और लोकसभा जो हाउस है, लोअर हाउस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को। प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे ना, 543 अभी मेंबर्स हैं लोकसभा के, और स्टेट से कितने हैं, 530 आए हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 सब क्लॉज 2, एंग्लो इंडियन कौन होता है, अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोजेनिटर्स इन द मेल लाइन इज और वाज ऑफ यूरोपियन डिसेंट एंड बट हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इज वाज बोर्न विद इन सच टेरिटरीज ऑफ पेरेंट्स हैबिचुअली रेज्ड देयरइन एंड नॉट मेयरली एस्टैब्लिश्ड देयर फॉर टेम्परेरी पर्पसेस। देखो, एंग्लो इंडियन जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 2 हमें बताता है एंग्लो इंडियन कौन होता है। ये वो इंसान है जिसका फादर या कोई भी मेल उसका जो है, जो मेल लाइन में कोई भी फादर या ग्रैंडफादर यूरोप से आया हो, लेकिन फिर वो यहाँ पे डोमिसाइल्ड हो, फिर यहाँ पे वो परमानेंटली रह रहा हो, उसको हम एंग्लो इंडियन बोलते थे। और उनको 2 मेंबर्स जो है उनके नॉमिनेट किए जाते थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उस नॉमिनेशन को अब ख़त्म किया गया, तो ये जो है रिजर्वेशन ख़त्म की गई। अच्छा, यूनियन टेरिटरी से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, 13। अभी जो है यूनियन टेरिटरी से 13 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट। देखो, अगर हम स्टेट्स की अब बात करेंगे, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1988 का, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 का, जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया गया फ्रॉम 21 ईयर्स to 18 ईयर्स, राइट, फ्रॉम 21 ईयर्स to 18 ईयर्स। अब 18 साल से ऊपर जो भी होगा ना, उसको वोटिंग राइट मिलता है, उसको वोट डालने का हक मिलता है। लेकिन पहले 21 ईयर रखा गया था, 21 साल इसकी एज रखी गई थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से चेंज किया गया इसको, अब 18 ईयर्स ही एज रखी गई है कि 18 ईयर्स के आगे फिर सबको क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। The representatives of states in the Lok Sabha are directly elected by people from the territorial constituencies in the states. अब लोकसभा इलेक्शन जब होते हैं ना, तो ये डायरेक्टली कौन वोट करता है, लोग वोट डालते हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए डायरेक्टली लोग वोट डालते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है, इलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी एडल्ट है, जो भी 18 ईयर्स ऑफ एज का है, वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। एलिजिबल एज फॉर एवरी इंडियन सिटीजन टू वोट इज 18 ईयर्स, याद रख लेना है। अब देखेंगे हम यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन कैसे आती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दिया है कि आप ही मैनर बताओ, किस मैनर में लोकसभा में जो मेंबर्स हैं यूटी से जाएंगे, यूनियन टेरिटरी से किस मैनर में वो जाएंगे। पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया है यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस एक्ट 1965। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दिया कि आप बताओ, अगर स्टेट से डायरेक्टली वोट डालते हैं, कौन, लोग वोट डालते हैं, तो यूनियन टेरिटरी से कैसे मेंबर जाएंगे, उनमें क्या आप करोगे, ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। तो इसी बारे में पार्लियामेंट ने एक एक्ट ये किया, एक एक्ट लागू किया, यूनियन टेरिटरीज वाला एक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन वाला एक्ट 1965 में। तो इसमें ये बताया गया, बाय विच द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूटीज और आल्सो चूज बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो पार्लियामेंट ने जो ये एक्ट लाया, उसने बोला कि
लोकसभा के लिए जितने भी मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आएंगे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही आएंगे, उनको भी लोग ही वोट करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स लोकसभा के लिए जितने भी मेंबर जाते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड जाते हैं, उनको वोट कौन देता है, लोग वोट करते हैं, उनको चुनते हैं। लेकिन अभी हमने देखा राज्यसभा को क्या डायरेक्टली वोट लोग करते हैं? नहीं, उनको लोग नहीं चुनते हैं। अलबत्ता लोग उनके जो चुने हुए एमएलएज होते हैं स्टेट्स में, वो एमएलएज वोट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स के लिए, राइट। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे। इन करंट 17th लोकसभा नो मेंबर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। मैंने आपको बताया इससे पहले 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन अब उसको ख़त्म किया गया और जो करंट अभी हमारे पास लोकसभा है वहाँ पे कोई एंग्लो इंडियन मेंबर नहीं है। तो इस प्रोविजन को ख़त्म किया गया। Two Anglo-Indian Article 331 community members nominated by President if the community is not adequately represented in the Lok Sabha। अगर कम्युनिटी लोकसभा में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हुई है तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर सकता है। ये प्रोविजन ओरिजिनली ऑपरेट करना था टिल 1960, बट उसको एक्सटेंड किया गया था 2020 तक बाय द 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2009 में लाया गया था। इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली इसको ख़त्म किया गया। अब हमारे लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? जो पार्लियामेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, जहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, नेशनल इश्यूज पे बात होती है, क्वेश्चन आवर्स होता है, आंसरिंग होती है, अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाती है, वहाँ पे जो है लॉज बनाए जाते हैं, राइट। और पार्लियामेंट जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राइट। और हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश पैटर्न पे है, राइट। यहाँ तक समझ आया? आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होगी, राइट। सो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।